जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ और इस रिकॉर्डेड सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। पहले मैंने बता दिया कि ये सेशन रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि कुछ इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, जिसके चलते सेशन रिकॉर्डेड देना पड़ रहा है। तो आज के उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ आपको ठीक से आ रही होगी। अब आज के सेशन में अपन क्या करते हैं कि पिछला जो अपन ने पढ़ा था ऋग्वेद ऋग्वेद के बहुत सारे कंटेंट अपन ने पढ़े थे, दशराज युद्ध के बारे में बात करी थी, एक्जैक्टली वहीं से इस लेक्चर की अपन शुरुआत करते हैं। तो अगला पॉइंट जो अपन डिस्कस करेंगे वो अगला पॉइंट है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ना, ये एक ऐसा लिटरेचर है या एक ऐसा वर्ड है जो बना है यज्ञ शब्द से। यज्ञ। अब ऋग्वेद के बाद दूसरे लिटरेचर की जरूरत क्या थी? दरअसल ऋग्वेद में बहुत सारी देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, देवी देवताओं का ग्लोरिफिकेशन किया गया है, इंद्र, बारिश और युद्ध के देवता और बाकी सारे देवता। लेकिन अब क्योंकि मैंने कल भी आपको ये बात समझाई थी कि सारे देवी देवता बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, अगर ये फेवरेबल रहे यानी कि ये पावर्स फेवरेबल रहे तो इंसान की लाइफ ईजी हो जाती थी, अगर ये पावर्स अनफेवरेबल हो जाए तो इंसान की लाइफ डिफिकल्ट हो जाती थी। इसीलिए वैदिक काल के लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये पावर्स हमेशा हमारे लिए फेवरेबल हो, और इसीलिए उन लोगों ने इन देवी देवताओं को, इन पावर्स ऑफ नेचर को प्रसन्न करने के लिए सेक्रीफाइसेस करना शुरू किए बाय द मीन्स ऑफ यज्ञ, जिसमें अग्नि जलाई जाएगी, मंत्र पढ़े जाएंगे और उस अग्नि के अंदर हवि दी जाएगी। यह माना गया कि अग्नि जो कि मैसेंजर गॉड है, अग्नि एक देवता तो है लेकिन उस देवता का महत्व क्या है? अग्नि एक ऐसा देवता है जो मनुष्य का संदेश या मनुष्य के द्वारा दिए गए सेक्रीफाइस, बलि को देवताओं तक पहुंचाता है। तो अग्नि एक मैसेंजर गॉड है और इसीलिए इन्होंने अग्नि का प्रज्वलन कर मंत्र उच्चारण करके दान करना शुरू किया, बलि करनी शुरू करी और इसी तरह यज्ञों का क्रिएशन हुआ। तो वो ग्रंथ जिसमें यज्ञों का वर्णन है, वो ग्रंथ, वो लिटरेचर जिसमें यज्ञों का डिस्क्रिप्शन है, मेंशनिंग है, उसको यजुर्वेद कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद सबसे बड़ा लिटरेचर है सारे वैदिक लिटरेचर्स में। अगर सबसे बड़ा कोई लिटरेचर है जिसमें 1875 हाइम्स है तो वो कौन सा है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद बहुत बड़ा भी है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में डिवाइडेड है। यजुर्वेद एक बहुत बड़ा लिटरेचर है जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कृष्ण यानी कि डार्क यजुर्वेद और शुक्ल यानी कि ब्राइट यजुर्वेद, जो कि आप एज इट इज याद रख लेना। 1817 हाइम्स है इसके अंदर, और जो ब्राह्मण ग्रंथ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको आसान बनाते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, वो शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। ये भी फैक्ट है, आप याद रख लीजिएगा इसको। एक और बात जो आप याद रख सकते हो कि इसका जो रिसाइटर होता है, जो यजुर्वेद को रिसाइट करता है, उसको क्या कहते हैं? अध्वर्यु। उसको अध्वर्यु कहा जाता है। सिमिलरली एक और वेद उसके बाद या उसके पैरेलली क्रिएट हुआ जिसको साम वेद कहते थे। साम शब्द संस्कृत के समन से बना है, समन, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मेलोडी, लेकिन ये वो चॉकलेट वाली मेलोडी नहीं है, ये जिसको हम कहते हैं मधुर ध्वनि, मधुर ध्वनि। मधुर ध्वनि जो होती है उसको मेलोडी कहते हैं, और उसी मधुर ध्वनि का संस्कृत में समन कहा जाता है, और उसी समन से सामवेद बना है। तो सामवेद इज मोर अबाउट म्यूजिक देन अबाउट द कंटेंट ऑफ नॉलेज। बेसिकली सामवेद के अंदर जितने भी मंत्र हैं वो सारे मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए। मोस्ट ऑफ द मंत्र हैव बीन टेकन फ्रॉम ऋग्वेद। तो कंटेंट के हिसाब से सामवेद में कुछ भी यूनिक नहीं है। जो चीज सामवेद को यूनिक बनाती है वो उसका समन, मेलोडी, मधुर ध्वनि है, क्योंकि सामवेद को गाकर रिसाइट किया जाता है। इसीलिए सामवेद का रिसाइटर बहुत खास होता है। सामवेद का रिसाइटर सिर्फ एक नॉलेजेबल पर्सन नहीं बल्कि एक अच्छा गाने वाला पर्सन भी होना चाहिए। इसीलिए सामवेद के रिसाइटर को कहा जाता है उद्गात्री, क्योंकि वो गाता है। सामवेद के मंत्रों को सीधे सीधे बोला नहीं जाता, वर्स के फॉर्म में, इसे प्रोज फॉर्म में गाया जाता है, और इसी को गाने से बहुत सारे रागों की उत्पत्ति होती। सबसे जो आपने बहुत सारे राग सुने होंगे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, उन रागों की उत्पत्ति सामवेद से ही हुई है। इसीलिए सामवेद को कहा जाता है फोर रनर ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। फोर रनर ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इसे कहा जाता है, और यही सामवेद की खास बात है। और फिर बहुत बाद में अथर्ववेद का क्रिएशन होता है। अथर्ववेद जो है ना, इसके बारे में एक बात याद रखना कि ये क्रिएटेड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। अथर्ववेद का क्रिएशन जो था वो लेटर वैदिक एज में हुआ था। ये जो तीन लिटरेचर्स हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों अर्ली वैदिक पीरियड में क्रिएट हो गए थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में अथर्ववेद का क्रिएशन हुआ था। शायद वो ओरिजिनली एक वेद भी नहीं था, बहुत बाद में उसको वेदों की कैटेगरी में रखा गया था। दरअसल अथर्ववेद क्या था? अथर्ववेद कॉमन लोगों का वेद कहा जा सकता है। अथर्ववेद के अंदर बहुत सारे ऐसे मैजिकल फॉर्मूलाज थे जिससे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे। अगर भूत की किसी को बाधा हो गई तो अथर्ववेद के अंदर मंत्र है जिससे भूत बाधा से आप निकल सकते हो। अगर किसी को कोई काम में सफलता प्राप्त करनी है तो अथर्ववेद के अंदर ऐसे मंत्र है जिससे कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। देन यू हैव दिस
किसी को वशीकरण करना है आपको, तो अथर्ववेद के अंदर ऐसे मंत्र हैं जिससे वशीकरण कर सकते हो। कोई बीमार पड़ गया, बुखार आ गया किसी को, तो अथर्ववेद के अंदर ऐसे मंत्र हैं जिससे कि वो इंसान ठीक हो सकता है। तो ये अथर्ववेद का ऑब्जेक्टिव था, इसलिए अथर्ववेद को कॉमन लोगों का वेद भी कहा जाता है। एक ब्राह्मण ग्रंथ जो अथर्ववेद को एक्सप्लेन करता है वो गौपद ब्राह्मण है। सिर्फ एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जो अथर्ववेद को एक्सप्लेन करता है, जिसको गौपद ब्राह्मण कहा जाता है। मेजर ब्राह्मण ग्रंथ है जो अथर्ववेद को एक्सप्लेन करता है। सामवेद को एक्सप्लेन करने वाले पंचविंश, छांदोग्य और तांड्य महाब्राह्मण या तांड्य ब्राह्मण है। तो ये तो सारे जो आपके ये सारे आपके जो वैदिक लिटरेचर्स है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका कंटेंट और उनसे जुड़े हुए प्रमुख तथ्य यहाँ पे हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और वैदिक लिटरेचर्स की। तो एक और वैदिक लिटरेचर यहाँ पे हमारे सामने आता है, अरण्यक। अरण्यक एक बहुत इंपॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर है। इसके नाम में है अरण्य। अरण्य मतलब क्या होता है? अरण्य, अरण्य मतलब होता है वन, जंगल, राइट? तो जंगल होता है अरण्य। तो इसको अरण्यक का मतलब होता है जंगल में क्रिएट हुआ, जो जंगल में क्रिएट हुआ वो अरण्यक है। आखिर जंगल में क्रिएशन की जरूरत क्या आन पड़ी भाई? जंगल में क्रिएशन की जरूरत ये आन पड़ी कि जितने भी ऋषि मुनि होते थे, ये सारे के सारे ऋषि मुनि रहते जंगलों में ही थे। मतलब ऐसा मत समझना कि वो जंगली होते थे। दरअसल जंगलों में वो रहते थे आश्रम बना के, सिविलाइज्ड तरीके से रहते थे, साफ सफाई से रहते थे, लेकिन जंगलों में आश्रम बना के रहते थे। ऋषि मुनियों को जंगलों में रहना क्यों पसंद था, या ऋषि मुनि जंगलों में क्यों रहते थे? क्योंकि ऋषि मुनि तपस्वी होते थे और तपस्या करने के लिए जंगल का वातावरण उनको बहुत अनुकूल लगता था। वहां पे शोर शराबा नहीं होता था, नेचर के वो बहुत क्लोज रहते थे। आफ्टर ऑल ये ऋषि मुनि जो कुछ भी कर रहे थे, व्हाट दे वर डूइंग, वो लोग नेचर को ही स्टडी कर रहे थे और उसी नेचर के बीच में रह के ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते थे। तो इसीलिए ये लोग जनरली घने जंगलों में रहते थे आश्रम बना के। तो कुछ ऐसे ऋषि मुनि थे जिन्होंने उन्हीं घने जंगलों के आश्रमों में अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ लिटरेचर्स लिखे, जो अगेन वही काम कर रहे थे, वेदों को सिंप्लीफाई कर रहे थे। उन लिटरेचर्स को अरण्यक कहा गया। अब आप ये सोचोगे कि सर ब्राह्मण लिटरेचर जो ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण, गौपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ये भी तो वेदों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और अरण्यक भी आप बोल रहे हो कि वेदों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या है। आप ये मान लीजिए कि आप सपोज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब हिस्ट्री पढ़ते हुए आपको समझ में नहीं आया, जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप एक गाइड खरीद के लेके आए, कोई ऐसी किताब खरीद के लेके आए जो आपको सिंप्लीफाई करके बता रही है इतिहास को, तो वो है ब्राह्मण ग्रंथ, राइट? हिस्ट्री की एक बुक है, उसकी सिंप्लीफाइड बुक आती है एक, वो हो गई ब्राह्मण ग्रंथ। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में आपको सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन आपको वैदिक पीरियड समझ में नहीं आया। तो मार्केट में एक बुक मिल रही है जो वैदिक पीरियड को सिंप्लीफाई कर रही है बहुत डिटेल में, वो है अरण्यक। तो अरण्यक भी वेदों को सिंप्लीफाई करते थे, लेकिन वेदों के किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर फोकस्ड होते थे, और ब्राह्मण ग्रंथ जो होते थे वो ओवरऑल वेदों का सिंप्लीफिकेशन होते थे। तो ये डिफरेंस होता था। कुछ ऋषि मुनियों ने ये ऑब्जर्व किया, ये फील किया कि जनरली तो वेद सिंप्लीफाई हो गए, लेकिन वेदों के कुछ एस्पेक्ट अभी भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो आइए उनके लिए भी कुछ किताबें लिखी जाए जिससे कि उनका काम आसान हो। तो फिर जंगलों में लिखे गए या क्रिएट हुए लिटरेचर अरण्यक कहलाए। फिर उसके बाद आता है उपनिषद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है। उपनिषद लिटरेचर जो है ना, उपनिषद लिटरेचर दो शब्दों से मिलके बना है। उप धन निषद, उप यानी क्लोज और निषद यानी टू लिव। अब ये उपनिषद क्लोज रह के, टू लिव क्लोजली, इसके मायने क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए इसको ऐसा नाम क्यों मिला उपनिषद या निकट रह के? दरअसल क्या हुआ था कि जो अभी मैंने बताया आपको कि ऋषि मुनि जंगलों में अपने आश्रम बना के रहते थे, बड़ी अच्छी बात थी, रहना भी चाहिए। अब ये ऋषि मुनि जंगलों में जो अपने आश्रम बना के रहते थे, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते थे जो उनसे पढ़ने आते थे, जो उनके शिष्य होते थे, वो लोग भी वही रहते थे। तो ये एक दूसरे के क्या रहते थे, निकट रहते थे। अब शिष्य और गुरु आमने सामने जब रहते तो बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशंस होते थे। वेदों की पढ़ाई जब होती थी तो वेदों की पढ़ाई को लेकर बहुत सारे क्या होते थे, डिबेट्स और डिस्कशंस होते थे, राइट? अब इन डिबेट्स और डिस्कशन में बेसिकली स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते थे और उनके टीचर्स आंसर करते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक टीचर को सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आते हो। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, पूछते ही है कि सर ऐसा क्यों है या क्या है, और टीचर्स को पता नहीं होता। भाई कुछ टीचर्स तो ऐसे होते हैं जो थोड़ा ईगोइस्टिक होते हैं, तो वो झूठ भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स को या गलत बता देते हैं। उनके मन में बात रहती है कि ऐसा नहीं हो कि मेरे स्टूडेंट्स को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे को आता नहीं, तो कुछ भी बता देते हैं। लेकिन जो अच्छे टीचर होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते। अगर उनके स्टूडेंट ने कोई बात पूछी है और उन्हें नहीं आती है तो वो बोल देते कि नहीं यार ये मेरे को नहीं आता है, मैं इसके बारे में रिसर्च करूंगा और फिर आई विल कम बैक टू यू, आई विल गेट बैक टू यू। तो होता यह था कि आश्रमों के अंदर कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन पूछते थे जिसका आंसर टीचर्स के पास भी नहीं होता था, ऋषि मुनियों के पास भी नहीं होता था, तो उसके ऊपर वो लोग रिसर्च करते थे और रिसर्च करने के बाद स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते थे कि बेटा जो तुमने क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर हम लोग के पास भी नहीं था, लेकिन हमने उसके ऊपर रिसर्च की और एक आंसर बनाया उसके ऊपर। अब तुम बताओ कि क्या तुमको सेटिस्फैक्टरी लग रही है बात? कभी कभी स्टूडेंट्स और क्रॉस क्वेश्चन कर सकते थे कि नहीं सर अगर ऐसा है तो वैसा क्यों, तो फिर उसके ऊपर और डिस्कशन होते थे। इतना ज्यादा डिस्कशन किसी मुद्दे के ऊपर जब हो रहा है तो बहुत फाइन कंक्लूजन्स निकल के आते हैं। ऐसे ही फाइन कंक्लूजन्स जो टीचर और स्टूडेंट्स के आपसी सवाल जवाबों से निकल कर आए,
उन्हें ही उपनिषद की कैटेगरी में रखा गया। समझे आप? तो उपनिषद एक ऐसा लिटरेचर है जिसमें स्टूडेंट्स का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बाकी लिटरेचर तो ऐसे जो कि टीचर्स ने खुद लिख दिए, लेकिन उपनिषद एक ऐसा लिटरेचर है जो टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी उसमें पार्टिसिपेंट है, और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उपनिषद। क्योंकि अगर टीचर अकेले ही रह रहा होता ऑनलाइन की तरह, तो क्या कभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को डायरेक्टली डील कर पाता? क्या कभी उनके आंसर्स को फाइंड करने के लिए रिसर्च कर पाता? और अगर कर भी लेता तो उसको आगे डिबेट डिस्कशन नहीं कर सकता था। तो क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर साथ रहते थे, तो वो डिबेट्स डिस्कशंस हो पाए अलग अलग मुद्दों पे वैदिक लिटरेचर्स के, जिसकी वजह से कुछ बेहतरीन कंक्लूजन्स ड्रॉ हुए, और वही उपनिषद है। कुछ और बातें उपनिषद के बारे में क्या लिखा है इसमें, लिटरली मीन्स टू स्टे नियर व्हिच इंटरप्रेट्स टू नॉलेज क्रिएटेड बाय सेजेस आफ्टर एनालाइजिंग द वेदास इन द प्रोसेस ऑफ आंसरिंग फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस ऑफ देयर स्टूडेंट। जो बात मैंने आपको समझाई, दीज आर कंप्लीटली फिलोसॉफिकल लिटरेचर्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना कि ये पूरी तरह से दार्शनिक साहित्य है। ये पूरी तरह से कैसा है? दार्शनिक, फिलोसॉफिकल। दार्शनिक फिलोसॉफिकल का मतलब ये है कि जैसे यजुर्वेद है, तो सॉरी, यजुर्वेद के अंदर आपको कर्मकांड के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हुई है। ऋग्वेद के अंदर भी आपको देवी देवता, डूज डू नॉट्स बहुत सारे बताए गए हैं। लेकिन ये एक ऐसा लिटरेचर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिलोसफीज बताई गई है। फिलोसफीज मतलब इसमें कर्मकांड नहीं बताए गए हैं, इसमें रिचुअल्स नहीं बताए गए। ये एब्सोल्युटली क्या है? नॉन रिचुअलिस्टिक है। ये क्या है? एब्सोल्युटली नॉन रिचुअलिस्टिक लिटरेचर है, इसीलिए इसको प्योर फिलोसॉफिकल लिटरेचर माना जाता है। बहुत सारी इंडिया की जो फिलोसफी है जिसके लिए दुनिया में भारत जाना जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि विश्व का कल्याण हो, जैसे हम बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, वो सारी फिलोसफीज उपनिषद से आती है। कर्म की फिलोसफी, नॉन वायलेंस की यानी कि अहिंसा की फिलोसफी, जिसके लिए जैन धर्म जाना जाता है, ये भी ओरिजिनली उपनिषद और वेदों से आती है, क्योंकि उपनिषद वेदों से आते हैं। पुनर्जन्म, कर्म के आधार पे सत्य, ये सारी जो फिलोसफीज है जिसके लिए भारत ही जाना जाता है, इस तरह की कोर वैल्यू सबसे पहले भारत के अंदर क्रिएट हुई, उसका सोर्स क्या है? उपनिषद है। जितने भी मॉडर्न ग्रेट्स हुए हैं इंडिया के अंदर, चाहे आप स्वामी विवेकानंद का नाम लो, या राजा राम मोहन रॉय का नाम लो, या दयानंद सरस्वती का नाम लो, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम लो, ये जितने भी मॉडर्न ग्रेट्स हुए भारत के अंदर, या इवन मेडाइवल टाइम्स में, एंशिएंट टाइम्स के जो ग्रेट्स हुए, आदिगुरु शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, इन सब ने उपनिषद का स्टडी किया था। आज की तारीख में अगर आपको वेदों को समझना है तो आपको वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर वेद कहाँ मिलेंगे ऑथेंटिक? आप उपनिषद पढ़ लो। उपनिषद को एक और वर्ड में डिस्क्राइब किया जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत, यानी कि अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ द वेदास। मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूं, इस बार भी वही एग्जांपल दूंगा। गर्मी के दिन जब आते हैं तो हमारे देश में जगह जगह गन्ने के रस की दुकानें लग जाती हैं। सॉरी। तो जो गन्ने के रस की दुकानें लगती है, इसमें हम देखते हैं गन्ना डालते हैं, वो फिर एक बार गन्ना क्रश होकर आता है, फिर उसको पलटा के डालते हैं, फिर क्रश होकर आता है, फिर पलटा के डालते हैं, फिर पलटा ऐसे करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है जब गन्ना जो है हाथ जोड़ लेता है कि भैया अब दर्द हो रहा है, अब रहने दो, अब खत्म हो गया मेरे अंदर जो कुछ भी था, तो भूसा निकलेगा और रगड़ा तो मुझे। तो ये गन्ने का अल्टीमेट आखिरी बूंद का जूस भी वो निकाल लेते हैं। उसी तरह से उपनिषद के अंदर वेदों का आखिरी जूस भी निकला हुआ है। वेदों के अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टूडेंट्स ने इतने क्वेश्चंस पूछे और उनके टीचर्स ने इतनी रिसर्चेस करके उनको जवाब दिए कि फिर वेदों के ऊपर किसी तरह का कोई एनालिसिस करने का स्कोप ही खत्म हो गया। तो जिस तरह गन्ने को निचोड़ के उसका पूरा रस निकल जाता है, उसी तरह से वेदों को निचोड़ के उसका पूरा रस उपनिषद के अंदर निकल गया, और इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ द वेदास। तो ये फैक्ट भी आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स और हैं जो वैदिक काल के हैं, जो अलग अलग मुनियों ने लिखे थे, और उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उन लिटरेचर्स को किस किस नामों से बुलाया जाता है? सांख्य, जो कपिल मुनि ने लिखा था, न्याय, जो गौतम मुनि ने लिखा था, वैशेषिक दर्शन, जो कणद मुनि ने लिखा था, या पूर्व मीमांसा, जो जयमिनीय नाम के मुनि ने लिखा था। अब आपको शायद ये भी लग रहा होगा कि यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप सिर्फ इतना करिए कि ये जो फिलोसफीज है इनको किन मुनियों ने लिखा है उतना याद रख लीजिए। इससे ज़्यादा ये फिलोसफीज आपको नहीं पूछी जाएगी। लेकिन हाँ, ये 4 और इंपॉर्टेंट फिलोसफीज थी जो वैदिक पीरियड में आई थी, जो बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल है, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा, वरना आज का पूरा लेक्चर इसी के ऊपर खत्म हो जाएगा। फिर अब हम वैदिक एज के ऊपर वापस जाते हैं और वैदिक एज के अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। वैदिक एज का सबसे पहले टाइम लाइन हम देखते हैं कब से लेकर कब तक था। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम लाइन लगभग 3000 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में था, वैसे ही वैदिक पीरियड का टाइम लाइन 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में माना गया है। मतलब पूरे 1000 साल का वैदिक काल रहा था। अब कोई भी दौर जब 1000 साल का होता है तो एक जैसा नहीं होता,
उसमें वक्त के साथ में बदलाव आते जाते हैं, सोसाइटी में, पॉलिटिकल सिस्टम में, रिलीजियस बिलीफ्स में। इसीलिए इस पूरे वैदिक पीरियड में इन बदलावों के आधार पे वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है। पहला अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 से 1000 बीसी है, और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में है। इन दोनों फेज में इस वैदिक काल के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। द जियोग्राफिकल एक्सटेंट, सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजियस बिलीफ्स एंड एक्टिविटीज वेरीड ग्रेटली इन दीज टू फेजेस। और एक्टिविटीज भी इन दो फेजेस में बहुत अलग थी एक दूसरे से। सबसे पहले कंपैरिजन जब अपन करते हैं तो सबसे पहले अपन यहां करते हैं जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल, या मैं इसको सफेद अक्षरों में लिखना पसंद करूंगा। जियोग्राफिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले कंपेयर करते हैं तो यहां पे एक रंग ले लेते हैं हम। कौन सा रंग ले? नीला रंग ले लेते हैं। अब नीला जो रंग है वो अर्ली वैदिक पीरियड का इंडिकेटर है। अब सबसे पहले मैं यहां पे मार्क करता हूं कि अर्ली वैदिक पीरियड में वैदिक लोगों का एक्सपेंशन कहां तक था। तो अर्ली वैदिक पीरियड में वैदिक लोगों का एक्सपेंशन साउथ अफगानिस्तान, फिर उसके बाद में आपका पंजाब का इलाका जिसमें आज के पाकिस्तान के पंजाब के इलाके शामिल हैं, कुछ हद तक नॉर्दर्न राजस्थान का इलाका। ये जो प्राइमरीली इलाका था यहां, ये जो था ये अर्ली वैदिक एज का इलाका था, जिसको वो लोग क्या कहते थे? सप्त सिंधु प्रदेश, जिसको वो कहते थे सप्त सिंधु प्रदेश, जिसका मतलब है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों का इलाका। अब वो 7 नदियां कौन कौन सी मानी गई है, कौन कौन सी 7 नदियों के बार बार जिक्र मिलते हैं हमको वैदिक काल के अंदर, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो वो जो 7 नदियां थी सॉरी, वो 7 नदियों के नाम लिखता हूं मैं। सबसे पहली नदी इंडस। इंडस नदी को उस जमाने में कहा जाता था सिंधु, आज भी कई लोग कहते हैं। दूसरी चिनाब, जिसको उस जमाने में क्या कहा जाता था? असिकनी। तीसरी नदी थी क्या माने अपन, झेलम, जिसको उस जमाने में अर्ली वैदिक पीरियड में क्या कहा जाता था? वितस्ता। फिर उसके बाद एक और नदी थी रावी, उसको उस जमाने में क्या कहा जाता था? पुरुषणी। ये उसका वैदिक काल का नाम था, जो नाम आपको याद रखने। पांचवी नदी जिसको आजकल हम कहते हैं सतलुज, जिसको उस जमाने में क्या कहा जाता था? सुतुद्री। ये तो 5 नदियां थी, यही 5 नदियां मिलकर पंजाब बनाती है। लेकिन 2 नदियां और थी। छठी नदी जिसका नाम था उस जमाने में, उसको बोलते थे गोमती। लेकिन ये आप उत्तर प्रदेश वाली गोमती मत मानिएगा। अफगानिस्तान में उस जमाने में एक नदी बहती थी, सॉरी मैंने आज का मॉडर्न नाम यहाँ लिखना है मेरे को, तो उसका आज जो नाम है वो गोमल है, और एंशिएंट टाइम्स में उसको गोमती कहा जाता था। और फिर 7वीं नदी आती है जिसको मॉडर्न टाइम्स में कुबा कहा जाता है। ओ सॉरी, मॉडर्न टाइम्स में मॉडर्न टाइम्स में कुबा नहीं कहा जाता उसको, गिव मी अ मोमेंट। मॉडर्न टाइम्स में उसको कहा जाता है काबुल। मॉडर्न टाइम्स में उसको काबुल रिवर कहा जाता है, और एंशिएंट टाइम्स में उसको कुबा कहा जाता था। ये वो 7 नदियां थी जो इस इलाके में बहा करती थी। इन्हीं 7 नदियों के अराउंड ये आर्य रहते थे, और इसको कहते थे सप्त सिंधु प्रदेश। तो ये आर्यों का एक्सपेंशन था अर्ली वैदिक पीरियड में। अब लेटर वैदिक पीरियड में एक दूसरा रंग चुन लेते हैं हम, पीला रंग चुन लेते हैं लेटर वैदिक एज के लिए। पहले व्हाइट कलर से एक अब यहां पे लिख देते हैं लेटर वैदिक पीरियड, LVP। अब लेटर वैदिक पीरियड का पहले यहां पे मार्किंग करते हैं कि कहां तक आर्यों का एक्सपेंशन हुआ। प्राइमरीली आर्यों ने एक्सपैंड किया गंगा घाटी में। ये गंगा के मैदान में इन्होंने जब देखा कि बहुत अच्छी अच्छी नदियां हैं, बहुत फर्टाइल इलाका है, तो ये आज का जो बांग्लादेश का इलाका है, आज के बांग्लादेश के इलाके तक एक्सपैंड करते हैं। और फिर वहां से भी आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि सेंट्रल इंडिया में भी बहुत अच्छे इलाके, अच्छे घने जंगल वाले इलाके, बड़ी बड़ी नदियों वाले इलाके। तो इस तरह से गुजरात का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता हमको, ईस्टर्न राजस्थान का डिस्क्रिप्शन मिलता है, वेस्टर्न राजस्थान का डिस्क्रिप्शन भी नहीं मिलता है। लेकिन ये जो लेटर वैदिक पीरियड की जो जमीन जो आर्यों ने आगे बढ़ के एक्वायर करी थी, जिसकी एविडेंसेस हमको शतपथ ब्राह्मण से मिलते हैं और उपनिषद से मिलते हैं, उसको ये कहते थे आर्यवर्त। क्या कहते थे उसको? आर्यवर्त। आर्यावर्त भी बोला जाता है उसको, लेकिन आर्यवर्त भी आप बोल सकते हो। तो ये जो इलाका, अब ये जो एक्सपैंड हुए थे आर्य, इसका मतलब ये नहीं कि ये इलाका छोड़ दिया था, ये तो था ही सही, यहाँ पे तो सेटल्ड थे ही, लेकिन वो और एक्सपैंड होके अब बिल्कुल ईस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया तक पहुंच गए थे। सॉरी, कुछ और फीचर्स थे जो यहाँ पे ऐड होते हमको दिखाई दिए, जैसे रेवा रिवर। या रेवा का नाम मैं बाद में लिखता हूँ।
सबसे पहला फीचर जो शतपथ ब्राह्मण में हमको पता चलता है, जिससे हमें पता चलता है कि लेटर वैदिक पीरियड में एक्चुअली प्रेजेंट डे बिहार के इलाकों तक एक्सपेंशन हुआ था, वो था गंडक रिवर। गंडक रिवर, जिसको ये लोग क्या कहते थे, सदा नीरा। आर्य, ये शतपथ ब्राह्मण के अंदर ये लिखा हुआ है कि आर्य जंगलों को जलाते हुए और नदियों को सुखाते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन पूर्व दिशा में एक ऐसी नदी आई जिसको वो नहीं सुखा पाए, उसमें सदा ही नीर बहता रहता था, इसलिए उसका नाम उन्होंने रख दिया सदा नीरा। मॉडर्न स्कॉलर्स उसको आइडेंटिफाई करते हैं बिहार की गंडक नदी से, तो उसका प्राचीन नाम सदा नीरा था। फिर उसके अलावा एक और फीचर हमको दिखाई देता है लेटर वैदिक पीरियड में, और वो फीचर होता है चंबल रिवर का। चंबल का जिक्र उपनिषद में मिला है, चंबल का डिस्क्रिप्शन उपनिषद में मिला। आप सभी जानते हैं कि चंबल भारत की एक नदी है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नर्मदा है मध्य प्रदेश में, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्राइमरीली बहती है। इसका जिक्र लेटर वैदिक उपनिषद के लिटरेचर में एक अलग नाम से मिला है, चरमावती। चरमावती। जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, इंदौर, बस हमारे इंदौर शहर में एक पहाड़ है बहुत ऊंचा, वहाँ पे ये माना जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। मतलब पूरी भारत में यही मानते हैं कि वहीं पे भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, और वहीं पे एक बहुत बड़ा कुंड है, उसी कुंड से ये नदी का उद्गम है, जिसको चरमावती बोलते हैं। तो वो जो जाना पाव की पहाड़ी है, उस जाना पाव की पहाड़ी बहुत ऊंची पहाड़ी है, वो किसी जमाने में मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पॉइंट भी माना जाता था, सॉरी विंध्याचल माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पॉइंट भी माना जाता था। अब कोई दूसरा हो गया है अभी की सर्वेज में, लेकिन ये बहुत ऊंचा पहाड़ है। यहीं पे भगवान परशुराम का बचपन बीता था, यहीं पे कोई यज्ञ हुआ था, उनके फादर ने किया था, जिससे कि एक नदी की उत्पत्ति हुई थी, जिसको चरमावती या आजकल चंबल के नाम से जाना जाता है। एक और नदी का उपनिषद के अंदर जिक्र मिलता है, जिससे हमको पता चलता है कि आर्य सेंट्रल इंडिया तक भी और आगे बढ़ चुके थे, और वो नदी है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं नर्मदा। अंग्रेजी में नहीं बोलते, मतलब हिंदी में ही बोलते, बट मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ इसको। लेकिन जो उपनिषद में हमको जिक्र मिला है वो मिला है रेवा। जो लोग नर्मदा किनारे रहते हैं वो ये बात जानते हैं कि माँ नर्मदा को माँ रेवा भी कहा जाता है। कई लोग रेवा भी बोलते, कई लोग नर्मदा भी बोलते, दोनों ही संस्कृत के शब्द हैं। रेवा अति प्राचीन शब्द है। रेवा इसीलिए क्योंकि उसमें से बहुत ज्यादा साउंड आती थी। नर्मदा पुराने जमाने में जब बहती थी तो उसमें बहुत तेज आवाज आती थी। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों, पुराने जमाने में बहती थी तो बहुत तेज आवाज आती थी, अभी भी आती आवाज, लेकिन अब क्या डैम्स बहुत बन गए, तो वो जो नेचुरल फ्लो है नदी का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, तो अब वो साउंड नहीं आता। वरना वाकई में कुछ जगह डैम्स बनने से पहले भी जब मैंने देखी थी तो वो ऐसी जगह थी नर्मदा नदी के किनारे जहाँ पे खड़े रह के अगर आपको बात करना है तो थोड़ा ऊंची आवाज में बात करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपके पास में खड़ा हुआ पर्सन सुन पाएगा उसको। तो वैदिक काल के अंदर तो बहुत ही नेचुरल फ्लो रहा होगा इसका, इसीलिए उन्होंने उसको रेवा कहा था। नर्मदा का मतलब सुख देने वाली होती है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को लाइफ दी उस नदी ने, तो उसको नर्मदा भी कहा गया। सो दिस इज अबाउट लेटर वैदिक पीरियड का एक्सपेंशन, कि अर्ली वैदिक पीरियड में कहाँ तक एक्सपेंशन था, लेटर वैदिक पीरियड में कहाँ तक एक्सपेंशन था। तो ओवरऑल ये जो पूरा उत्तर भारत है, अब ये वाला जो इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला इलाका, यहाँ पे मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया, इसलिए नहीं किया मैंने मार्क क्योंकि ये डेजर्ट इलाके थे, ये रेगिस्तान वाले इलाके थे। तो उस जमाने में ज्यादातर लोग मैदानी और फर्टाइल इलाकों में बसते थे। अब तो पॉपुलेशन भारत की इतनी हो गई कि लोग चारों तरफ बस गए, लेकिन प्राचीन काल में लोग नदियों के आसपास ज्यादा बसते थे, रेगिस्तानी इलाकों में कम बसते थे। इसीलिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि लोग रहते नहीं थे, लोग रहते थे यहाँ पे, बहुत सारे पेस्टोरल्स यहाँ पे भी रहते थे, लेकिन उनका कोई सिग्निफिकेंट उस समय प्रेजेंस नहीं था पॉलिटिकली, इसीलिए यहाँ पे हम कुछ भी मार्क नहीं कर रहे। पर आप ये मान लीजिए कि ये एरिया भी कनेक्टेड ही था, तो चलो ठीक है कनेक्टेड था, तो मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ भाई कनेक्टेड है। तो ये बना देते हैं अपन, ये डॉट डॉट्स बना दिए मैंने यहाँ पे, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एरिया कोई छूटा हुआ एरिया नहीं था। बस यह ऐसा था कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आज भी बहुत कम है भारत में यहाँ पे, तो उस जमाने में तो और भी कम रही होगी। अभी जो गुजरात का इलाका है ना, साउथ गुजरात का इलाका, यहाँ रही होगी पॉपुलेशन, बट उसके लिटरेचर्स में गुजरात का कोई जिक्र नहीं मिलता। पर लोग तो रहते ही होंगे भाई, लोथल के जमाने से, इंडस वैली के जमाने से यहाँ पे आबादी थी, तो लोग तो रहते ही होंगे, बट क्योंकि उपनिषद जैसे लिटरेचर्स में या ब्राह्मण लिटरेचर्स में हमको गुजरात का कोई जिक्र नहीं मिलता, इसलिए उसका मेंशन नहीं करते हम। जिन जिन जगहों का डायरेक्टली जिक्र मिला है उसी का हमने मेंशन किया है। डॉट्स ऐसे बने कि दिख ही नहीं रहे, थोड़े बड़े बना देता हूँ। चलिए अब दिख जाएंगे आपको। तो ये तो रहा जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, जियोग्राफिकल कंपैरिजन। अब हम अपन कंपैरिजन करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट का, तो सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, है ना। तो यहाँ पे पहले अपन सोशल एस्पेक्ट की बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम, देखो वर्ण सिस्टम तो है ही वैदिक पीरियड में, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड का वर्ण सिस्टम फ्लेक्सिबल होता था, प्रोफेशन के ऊपर बेस्ड होता था रादर देन बर्थ। ये पुरुष सूक्त के वक्त भी मैंने आपको बताया था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते वर्ण सिस्टम बिकेम मोर रिजिड इन दिस पीरियड विद बर्थ बीइंग द मेन क्राइटेरिया। लेटर वैदिक पीरियड में आते आते ऐसा हो गया कि अब बच्चा जिस परिवार में जन्म लेगा उसी वर्ण का होगा। और ऐसा मत सोचना कि ये किसी ने किया था, कोई घोषणा करी थी या कोई नियम बनाया था, ऐसा नहीं था। होता ये था कि जो बच्चा जिस परिवार में पैदा होता था अपने पिता को वही काम करता हुआ देखता था तो जल्दी सीख जाता था।
तो अगर मान लीजिए कि 10 परिवार है ब्राह्मणों के, उसमें से 8 परिवार ऐसे होते थे जिनके बेटे अपने पिता के द्वारा मंत्र उच्चारण करने को देखते थे, वेदों के पाठ को करते हुए देखते थे, तो वो भी उसको सीख जाते थे, उस करियर को, उस फील्ड को बहुत अच्छे से समझ जाते थे। और इसीलिए ज्यादातर ब्राह्मणों के पुत्र ब्राह्मण ही बन जाते थे। क्षत्रियों के पुत्र भी ऐसा ही करते थे, व्यापारियों के पुत्रों का भी यही होता था कि अपने पिताजी ने जो बहुत बड़ा व्यापार बनाया, अब कुछ और करने से अच्छा उसी व्यापार को आगे बढ़ाओ। शूद्रों में भी यही होता था कि वो जो भी प्रोफेशन कर रहे होते थे उनका एक कस्टमर बेस बन चुका होता था, तो वो भी चाहते थे कि हमारे बेटे भी वही काम कर ले जिससे इनकी भी आमदनी चलती रहे, क्योंकि हमने एक अच्छा कस्टमर बेस बना लिया। जैसे कोई बार्बर है, अब उसने बाल काट के गुडविल डेवलप कर लिया एक इलाके के अंदर, और सब जानते हैं कि यार इसका काम बहुत अच्छा होता है, तो वो भी अपने बेटे को मोटिवेट करता था कि अपना जमा जमाया बिजनेस है, कुछ और पोथियां पढ़ने से अच्छा है या तलवार चलाने से अच्छा है कि तुम ये काम कर लो, इजीली कर लोगे। ऐसा नहीं था कि तुम तलवार नहीं चला सकते या तुम पोथियां नहीं पढ़ सकते, बट उसमें तुम्हें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मुश्किलें बहुत आएगी तुमको, तो इससे अच्छा है कि तुम आसानी से ये काम कर लो, कल से तुम्हारी आमदनी शुरू, परसों शादी कर लेना। कर लेता था बच्चा कि ठीक है परसों अगर शादी हो रही तो आज तो मैं ये कर ही लेता हूँ। तो ये जो आसानी वाला टेंडेंसी था हमारे देश के अंदर कि कोई चीज़, जैसे आज भी मैं देखता हूँ एक बात को कि कोई वीडियो आता है 15 दिन में एसएसबी कैसे क्रैक करें, 15 दिन में रिटर्न एग्जाम कैसे क्रैक करें, भर भर के उस वीडियो में बच्चे व्यूज देखते, मतलब देखते उस वीडियो को, व्यूज से समझ में आता है कि बच्चे बहुत इंटरेस्टेड है उसके अंदर। क्यों? बिकॉज सक्सेस सबको चाहिए पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सबको सक्सेस चाहिए पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता। इसीलिए क्या होता है कि शॉर्टकट की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन जब कई लोगों को ये पता चलता है कि यार ये लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, बहुत मेहनत है, तो वो रास्ता छोड़ देते हैं। तो ऐसे एंशिएंट टाइम्स में भी होता था कि कई बच्चों के मन में ये इच्छा रहती होगी, जो बहुत हाई वर्णों के नहीं होते होंगे इनिशियली, कि हम भी क्षत्रिय बने या ब्राह्मण बने या अपना व्यापार शुरू करें सॉरी, लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि उसमें उनको मेहनत बहुत करनी पड़ती थी, अपने आप को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना पड़ता, अपने शरीर को और मन को तपाना पड़ता, और वहां पे कुछ तो कर जाते थे, कुछ नहीं भी कर पाते थे, तो फिर वो अपने वर्ण में ही आगे रहते थे। ज्यादातर लोगों को आसानी पसंद है, और इसी आसानी की वजह से लोग अपने वर्ण में कंटिन्यू करते गए, और ये वर्ण व्यवस्था रिजिड हो गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वर्णाश्रम वे ऑफ लाइफ वॉज फॉलोड मोर। वर्णाश्रम वेज ऑफ लाइफ क्या होते हैं, मैं लिखता हूं, जिसको पहले बोलते हैं ब्रह्मचर्य, चर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ये 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जिंदगी के शुरुआती 25 साल एक इंडिविजुअल ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वर्ल्डली प्लेजर्स से दूर रहेगा, और वर्ल्डली प्लेजर से दूर रह के एजुकेशन के ऊपर फोकस करेगा। फिर जब वो 25 का हो जाएगा, अपनी एजुकेशन पूरी कर चुकेगा, तब वो गृहस्थी बसा सकता है, वेल्थ अर्न कर सकता है, अपने परिवार को रेज कर सकता है, वर्ल्डली प्लेजर्स ले सकता है। जब वो 50 का हो जाएगा तो अब उसका कर्तव्य है कि जितना भी प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज उसने गेन किया है वो आने वाली जनरेशन को प्रोवाइड करे। तो वो वन में प्रस्थान कर जाएगा और अपना आश्रम बना के आने वाली जनरेशन को ज्ञान देगा। और फिर अगले 25 साल बाद, यानी जब वो 75 का हो जाएगा, तब उसके बाद में वो पूरी तरह संन्यास ले लेगा, रिटायरमेंट लेगा, फिर वो कोई काम नहीं करेगा समाज के लिए मृत्यु पर्यंत, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। लेकिन ये जो अर्ली वैदिक पीरियड था इसमें बहुत ज्यादा फॉलो होता था। लेटर वैदिक पीरियड में लोगों ने वर्णाश्रम को फॉलो करना बहुत कम कर दिया। अब जैसे आज तो करते ही नहीं है, आज तो वर्णाश्रम का फॉलोइंग होता ही नहीं है। आज तो हम देखते हैं कई लोग 75 के बाद भी काम करते हैं, कई लोग 25 से 50 के बीच में भी काम नहीं करते, कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते ठीक से। तो अब कुछ भी नहीं रह गया वैसा, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में ये फॉलो होता था। Women were allowed a great degree of freedom in this period. They were allowed to participate in political process of the time to a certain extent. हालांकि ये जो वैदिक लोग होते थे ये योद्धा होते थे, वॉरियर्स होते थे, और इसीलिए यहाँ पे विमेन को उतनी आज़ादी नहीं थी जितनी कि हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में समझ में आती। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्लियरली मैट्रियार्कल कह देते हैं, लेकिन यही बात हम वैदिक सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह सकते, ये पैट्रियार्कल थी, पुरुष प्रधान ही थी, क्योंकि युद्ध होते थे यहाँ पे। बट फिर भी अर्ली वैदिक पीरियड में स्त्रियां युद्ध तक में पार्टिसिपेट करती हुई नजर आती है। अर्ली वैदिक पीरियड में स्त्रियां वेदों की ऋचाएं रचते हुए भी देखी जाती, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी उनको दिया जाता है। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड आया उस समय भारत में युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ गए, और जब युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ जाते तो स्त्रियों के लिए बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन बन जाती, और क्योंकि स्त्रियों के लिए वल्नरेबल कंडीशन बन जाती है इसीलिए लेटर वैदिक पीरियड में स्त्रियों की दशा खराब हो गई, डिटीरियोरेट हो गई बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग वॉरफेयर। फिर अगले पॉइंट में अर्ली वैदिक पीरियड में अगर हम बात करें, राजा, किंगशिप वाज फ्लूइड एज द किंग्स वेर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड बाय द लोकल असेंबली नोन एज समिति। समिति होती थी जो अर्ली वैदिक पीरियड में राजा को चुनती थी, बिल्कुल रिपब्लिकन सिस्टम जैसी अपन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में बात करी थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में युद्ध बहुत होने लग गए, तो अब जो राजा शक्तिशाली होता था, जिसके पास मजबूत सेना होती थी, वही राज करता था। वो जीते हुए इलाके को अपनी प्रॉपर्टी बना लेता था और अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी को कब्जा करने नहीं देता था। इसीलिए लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, मोनार्कियल सिस्टम डेवलप हो गया कि मैं राजा हूं, मेरा हुक्म ही चलेगा यहाँ पे, एंड आई एम अबव द लॉ। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में राजा खुद नियम का हिस्सा होता था, नियम से चुना जाता था फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम से के लिए, और ये काम समिति करती थी। अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज पेस्टोरलिस्ट एंड सेमी नॉमेडिक इन नेचर।
क्योंकि अर्ली वैदिक लोगों ने खेती बाड़ी नहीं करी थी, बहुत नेग्लिजिबल खेती बाड़ी करते थे और अभी भी घास के मैदानों की तलाश में घूमते रहते थे। तो ऐसा नहीं था कि कंप्लीटली नॉमेडिक थे, बट फिर भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट इनका चलता रहता था। लेकिन बाय द लेटर वैदिक पीरियड खेती बाड़ी बहुत बढ़ गई थी और इसीलिए अब परमानेंट सेटलमेंट यानी कि नॉमेडिक नेचर ऑफ पीपल खत्म हो चुका था, वो एक ही जगह रहने लग गए थे। In the early Vedic period, the barter system was more prevalent with little to no monetary value, transaction being a part of exchange. अर्ली वैदिक पीरियड में जो इकोनॉमिकल सिस्टम था उसमें बार्टर सिस्टम होता था, करेंसी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिलता है क्योंकि खेती बाड़ी बहुत कम होती थी, इसीलिए प्रोडक्शन भी बहुत कम होता था, व्यापार भी बहुत छोटे लेवल पे होता था, तो बहुत स्टैटिक इकोनॉमिक सिस्टम था। वहीं लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होना शुरू हो जाता है और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होते ही बड़े स्तर पर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, व्यापार बढ़ जाता है और जब बड़े पैमाने पर व्यापार होता है तो बार्टर सिस्टम से थोड़ा सा आगे निकल जाता है। ऑल्दो बार्टर सिस्टम वाज स्टिल इन प्रैक्टिस, ऐसा नहीं था कि बार्टर सिस्टम खत्म हो गया था। इट वाज लार्जली रिप्लेस्ड बाय एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। चांदी और सोने के सिक्के भी आने लग गए थे, जिसको एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं हमको जिसमें कृष्णाला कहा गया है इस तरह के सिक्कों का के लिए। तो ये प्राइमरी डिफरेंसेस थे अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड के अलग अलग एस्पेक्ट के। और एक बात जो मैं पहले ही बता चुका था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद अर्ली वैदिक पीरियड का क्रिएशन है, अथर्ववेद, अरण्यक, उपनिषद लेटर वैदिक एज का क्रिएशन है। आज के लेक्चर में इतना ही अपन करेंगे, इसके बाद हम अगले लेक्चर में आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। जय हिंद।